आज की कहानी है एक ऐसे टाइम की जब पृथ्वी पर एलियंस ने हमला कर दिया था। असल में ये एलियंस बड़े बड़े मॉन्स्टर्स थे जिन्होंने पृथ्वी के एक हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था। पर क्या ये मॉन्स्टर्स पृथ्वी की मिलिट्री सेना के आगे टिक पाएंगे? क्या ह्यूमंस इन क्रिएचर्स का सामना करने में कामयाब हो पाएंगे? ये सब कुछ हम जानेंगे हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि 6 साल पहले नासा के साइंटिस्ट ने सोलार सिस्टम में कुछ नए लाइफ फॉर्म्स देखे थे। उन्होंने उसे स्टडी करने के लिए एक ऑटोनॉमस स्पेस स्टेशन को सेंड किया था, पर जब वो स्टेशन वापस आ रहा था तो वो मेक्सिको में कहीं क्रैश हो गया और वहाँ पर तब से बहुत ही अलग अलग टाइप के लाइफ फॉर्म्स को देखा जाने लगा, जिन्होंने धीरे धीरे एक बड़े से एरिया को कैप्चर कर लिया। उस एरिया में उन्होंने सभी तरीके के सिविलियन लाइफ फॉर्म्स को खत्म कर दिया और इसी के साथ 2 देशों की मिलिट्री सर्विस एकजुट हो गई उन मॉन्स्टर्स को हराने के लिए। यहाँ से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम एंड्रयू कोडर नाम के एक जर्नलिस्ट को देखते हैं। एंड्रयू असल में मैक्सिको के लोगों के और उनकी हालत के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए वहाँ पर आया था। उसने बहुत सारी चीजों के बारे में फोटोज लिए और बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। उसने देखा कि मैक्सिको में बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो गई हैं और बहुत सारे लोग उन सब की वजह से मारे गए हैं। सब तरफ तबाही का माहौल था, जैसे कि कोई जंग शुरू हो गई हो। तभी अचानक से एंड्रयू को उसके बॉस का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि उनकी बेटी समांथा मैक्सिको पर एक वेकेशन पर गई है और अब एंड्रयू का काम है कि वो उसे सही सलामत वापस घर पहुंचा दे। ये सब सुनकर एंड्रयू समांथा को रेस्क्यू करने जाता है, जो कि एक हॉस्पिटल में होती है। असल में एक रात पहले वहाँ पर एक हमला हुआ था जिसकी वजह से समांथा घायल हो गई थी, पर उसे कुछ ज्यादा चोट नहीं आई थी, सिर्फ उसके आर्म में कुछ ब्रूसेस थे जिसकी वजह से वो लोग आसानी से वापस जा सकते थे। हालांकि एंड्रयू अपने इस असाइनमेंट से कुछ खास खुश नहीं था, क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट था और वो हमेशा से ये चाहता था कि वो मैक्सिको में जा करके वो सब कुछ स्टडी करे जो कि वहाँ पर हो रहा है। और आज जब उसे ये मौका मिला है तो उसके बॉस की वजह से उसे वापस जाना पड़ रहा है, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बॉस के अगेंस्ट चला जाए, क्योंकि आखिर वो काम भी तो उन्हीं के लिए करता था। इन सब के बाद एंड्रयू समांथा के साथ ट्रेन स्टेशन जाने के लिए निकलता है, जहाँ पर समांथा अपने डैड से बात करती है और वो उनसे बताती है कि वो लोग ठीक है और अब वो ट्रेन बोर्ड करके वापस आ रहे हैं। इसके बाद उसके डैड एंड्रयू से बात करते हैं और वो उससे कहते हैं कि समांथा उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसीलिए उसे हर हालत में उसे सही सलामत वापस पहुँचाना है। अब एंड्रयू समांथा के साथ ट्रेन बोर्ड करता है, जहाँ पर वो समांथा को अपनी सारी रिपोर्ट्स के बारे में बताता है जो कि उसने अभी तक कलेक्ट की थी। इसके बाद एंड्रयू समांथा से उसके बारे में भी पूछने की कोशिश करता है, पर समांथा बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी एक महंगी सी एंगेजमेंट रिंग उसे दिखा देती है, जिससे ये पता चलता है कि उसकी एंगेजमेंट एक बहुत ही अमीर लड़के से तय हो गई है। रास्ते में समांथा सो जाती है, जबकि एंड्रयू अपने कैमरा से पूरे टाइम पिक्चर्स क्लिक करता रहता है। वो देखता है किस तरीके से आसमान हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट से भरा हुआ है। बहुत सारी ट्रेन्स डिरेल होकर वहाँ पर बढ़ी हुई हैं और इसी के साथ पूरा आसमान एक्सप्लोजन से भरा हुआ है। ये सभी फोटोज वो अपने कैमरा में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैप्चर करता है। तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है और उन्हें पता चलता है कि आगे कुछ इश्यूज होने की वजह से ट्रेन आगे नहीं जा सकती है। ये सब सुनकर एंड्रयू समांथा से कहता है कि क्योंकि बहुत दूर नहीं है तो उन्हें वहाँ पैदल भी चले जाना चाहिए। हालांकि समांथा इस बात पर रेडी नहीं थी, पर एंड्रयू के कहने पर वो तैयार हो जाती है। वो लोग पैदल चलना शुरू करते हैं, जहाँ कुछ देर बाद वो एक घर के पास पहुँचते हैं। उस घर में एक लेडी रहती है जो उन्हें अंदर इनवाइट करती है और उन्हें उस एरिया का मैप दिखाती है। वो उन्हें ये भी बताती है कि वहाँ से पोर्ट 100 किलोमीटर दूर है और वो उस रास्ते को आसानी से तय कर सकते हैं। वो उन्हें ये भी बताती है कि ट्रेन के रास्ते को किसी ने बॉम्ब से उड़ा दिया है, इसीलिए उन्हें किसी कार के सहारे वहाँ तक पहुँचना होगा और अगर वो लोग 2 दिन के अंदर अंदर पोर्ट तक नहीं पहुँचे तो कोस्ट लाइन बंद हो जाएगी और इसके साथ साथ वो लोग 6 महीने के लिए वहीं पर फंस जाएंगे। इन सब के बाद उस रात वो लोग उस लेडी के घर ही रुकते हैं, जहाँ पर वो उन्हें एक अच्छा डिनर कराती है। तभी उस लेडी को लगता है कि शायद एंड्रयू और समांथा एक कपल हैं, पर वो इस बात को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं।
अगली सुबह एंड्रयू और समांथा अपनी आगे की जर्नी के लिए निकलते हैं, जहाँ पर वो लेडी उन्हें रास्ते के लिए कुछ खाना और पानी देती है। कुछ देर बाद एंड्रयू और समांथा एक कार के सहारे एक बस स्टॉप तक पहुँच जाते हैं। वो लोग बस का वेट कर ही रहे होते हैं कि तभी एंड्रयू वहाँ के लोकलाइट से वहाँ पे हुए एक्सप्लोजन्स के बारे में पूछता है, जिस पर वो लोग उसे कुछ पुराने मिलिट्री ट्रक्स वगैरह दिखाते हैं, जो देखकर एंड्रयू उसकी फोटोग्राफी करने लगता है। ये सब देखकर समांथा को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे लगता है कि एंड्रयू दूसरों के दुख से अपने पैसे बना रहा है। ये सब देखकर एंड्रयू उससे कहता है कि उसके पिता ही दुखी चेहरे और विनाशकारी चीजों को देख करके उसे पैसे देते हैं, क्योंकि ये सब उनकी जॉब का एक पार्ट है और वो तो सिर्फ जो भी ट्रेजेडी हुई है उसे डॉक्यूमेंट ही कर रहा है, ना कि वो उसके इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो बात सच भी थी। कुछ देर बाद वहाँ पर बस आ जाती है, जिसके सहारे वो लोग पोर्ट तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक फेरी से यूएस जाना था। यहाँ उन्हें पता चलता है कि उस फेरी का टिकट $5,000 है, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा था। हालांकि समांथा को उसे वहां तक पहुंचाना था, इसीलिए वो समांथा के लिए कल सुबह जाने वाली सबसे पहली फेरी की एक टिकट बुक करवा देता है। इन सब के बाद वो लोग रात में एक होटल में रुकते हैं, जहां पर एंड्रयू का रूम अभी रेडी नहीं होता, इसीलिए वो समांथा के रूम पर वेट करता है। जब समांथा शावर लेने के लिए जाती है, तब एंड्रयू फोन से किसी को कॉल करता है और हैप्पी बर्थडे का एक वॉइस मेल लीव करता है। इन सब के बाद वो लोग वहाँ की लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे वो लोग वहाँ पर तरह तरह का खाना खाते हैं और वहाँ के सेलिब्रेटिंग मूड में अपने आप को एंजॉय करते हैं। इन सब के बाद वो लोग वहाँ के लोकल चर्च विजिट करते हैं, जहाँ का नज़ारा देखकर वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लोग एलियन हमले में मारे गए थे उन सब के साथ उनकी फोटोज और कैंडल्स लगे हुए थे, जो कि इतने सारे थे कि उन्हें देखकर एंड्रयू और समांथा के होश उड़ गए। उस वक्त उन लोगों को ये समझ में आया कि आखिर सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस है। ये सब देखकर समांथा का दिल काफी दुखा और इस सिचुएशन को देखकर एंड्रयू तुरंत समांथा को वहाँ से लेकर चला गया। इन सब के बाद समांथा एंड्रयू को बताती है कि किस तरीके से वो अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने वाली है, जहाँ उसकी शादी हो जाएगी और उसके बाद वो हमेशा खुश खुश रहेगी। रात बहुत ज्यादा हो जाती है और अब वो लोग अपने अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ एंड्रयू पहले तो समांथा के रूम में जाने की कोशिश करता है, पर उसके बाद वो अपने ही रूम में चला जाता है। अगली सुबह समांथा एंड्रयू से मिलने जाती है और वो उसे कॉफी ऑफर करती है, पर तभी वो देखती है कि एंड्रयू के साथ एक लोकल लड़की सो रही है, जो देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से भाग जाती है। ये सब देखकर एंड्रयू को कुछ समझ में नहीं आता है और वो भागकर उसके पीछे जाता है। उसके बाद वो उसे बताता है कि उसके पास अब भी समांथा के टिकट्स और उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। जिसके बाद जब वो रूम वापस जाता है तो वो देखता है कि वो लड़की उसका सारा सामान लेकर वहाँ से जा चुकी है और वो समांथा के डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी वहाँ से जा चुकी थी, जो देखकर एंड्रयू को काफी बुरा लगता है। वो उस लड़की को पकड़ने के लिए इधर उधर ढूंढता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद वो एक बार फिर से क्लर्क से दूसरे टिकट लेने की बात करता है, पर अब कोई भी टिकट नहीं बचा था। अब इसके बाद क्लर्क उन्हें बताता है कि अब कोई भी ऐसी फेरी नहीं है जो कि अब वहाँ जाती है। जिसके बाद समांथा कहती है कि वो लैंड रूट से जाने चाहेगी, पर क्लर्क उस वक्त उसे बताता है कि लैंड रूट से जाने का मतलब है दुगना पैसा, यानी कि $10,000, जो कि उन लोगों के पास अभी बिल्कुल भी नहीं थे। इसलिए समांथा उसे अपनी वेडिंग रिंग दे देती है, जिससे कि उनकी ये कॉस्ट पूरी हो जाती है। इन सब के बाद वो लोग अपनी लैंड की जर्नी स्टार्ट करते हैं, जहाँ वो सबसे पहले कार से जाते हैं, फिर शिप से जाते हैं और फिर एक बार फिर कार से जाते हैं। रास्ते में समांथा और एंड्रयू देखते जाते हैं कि सब तरफ बहुत ज्यादा तबाही मची हुई है और बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा ही परेशान हैं। इन सब के बाद उनको अगला रास्ता जंगल से होकर तय करना था, जिसके लिए वो एक बोटमैन से बात करते हैं जो उन्हें जंगल के रास्ते तक छोड़ेगा। वो लोग बोट की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वो लोग तुरंत से फटाफट बोट की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ एंड्रयू बोट पर समांथा को बताता है कि उसका एक बेटा है जो कि कल 6 साल का पूरा हो जाएगा, पर क्योंकि वो अपनी मदर के साथ रहता है और वो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए वो उससे ज्यादा नहीं मिल पाता है। तभी अचानक से उनकी बोट का इंजन खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें रात वहीं पानी में बितानी होगी। काफी रात हो जाने पर अचानक से जंगल से बहुत ही अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, जिससे वो सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं।
तभी अचानक से एक फ्लाइंग जेट रिवर में आकर के गिरता है, जो कि वो लोग टॉर्च से देख रहे होते हैं। पर तभी अचानक पानी में से बड़े बड़े टेंटेकल्स निकल आते हैं और वो उस जेट प्लेन को अंदर गहराइयों में लेकर चले जाते हैं। ये सब देखकर बोट में मौजूद लोग एक बार फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और इंजन खुशकिस्मती से चालू हो जाता है, जिससे वो लोग फटाफट उस भयानक लोकेशन से दूर हो जाते हैं। जिसके बाद सुबह होने पर वो लोग अपने रास्ते पर पहुंच जाते हैं, पर वो नोटिस करते हैं कि वहां पर और भी बहुत सारी बोट्स थी, जो कि अब बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में थी और उनके ऊपर बहुत सारे ब्लड स्टेन्स लगे हुए थे। तभी एंड्रयू देखता है कि जो लोग उन्हें जंगल में लेने आए होते हैं उन सबके पास बहुत बड़े बड़े वेपन्स थे। ये देखकर एंड्रयू काफी परेशान हो जाता है और वो बोटमैन से कहता है कि हमने ऐसे कोई एस्कॉर्ट प्लान तो नहीं किया था। जिस पर बोटमैन उसे समझाता है कि असल में ये सारे वेपन्स यहाँ पर बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वो जंगल खतरे से खाली नहीं था और वहाँ पर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स थे। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से जंगल में से एक भयानक आवाज आती है, जिससे वो सभी बहुत घबरा जाते हैं और फटाफट से रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने पर वो देखते हैं कि वहाँ पर से एक जंगली गाय आ रही होती है, जिसे देखकर सभी की जान में जान वापस आती है। इसके बाद वो सभी लोग रात में कैंप करने के लिए रुकते हैं, जिसमें कि वो जो लोग होते हैं वो लोग बाकी लोगों को बताते हैं कि अब वो लोग अमेरिका की वॉल से सिर्फ 90 मीटर्स की दूरी पर है, यानी कि वो लोग कल ही अमेरिका पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो सभी लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगते हैं कि किस तरीके से उन्होंने 100 मीटर्स लंबे राक्षसों के साथ लड़ाई की है, और वो उन्हें ये भी बताते हैं कि वो सारे क्रिएचर्स धरती से ज्यादा पानी में खतरनाक हैं, क्योंकि पानी में उनकी स्पीड 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और क्योंकि रात में ट्रैवल करना बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो लोग यहाँ पर रुके हुए हैं और वो एक और फैमिली का भी वेट कर रहे हैं, जो कि उन्हें ज्वाइन करने वाली है। वो लोग एंड्रयू और समांथा को ये भी बताते हैं कि उस एरिया के सारे ट्रीज इन्फेक्टेड हैं। वो उन्हें दिखाते हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे एलियंस पहले पेड़ों में उगते हैं, फिर उसके बाद वो रिवर्स में ट्रैवल करके जाते हैं और फिर ओशियंस में, जहाँ पर वो मैच्योर होकर बड़े बड़े क्रिएचर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उस जंगल के सारे पेड़ कंटामिनेटेड थे, जिससे ये पता चलता था कि वो एरिया कितना ज्यादा खतरनाक है। रात होने पर सभी सोने के लिए जाते हैं, जहाँ पर एंड्रयू समांथा से माफी मांगता है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से समांथा का पासपोर्ट गुम गया था। पर समांथा कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और वो अब उससे नाराज भी नहीं है। तभी एक आदमी एंड्रयू का कैमरा चुराने की कोशिश करता है, पर इसके पहले कि वो कुछ देख पाता, अचानक से रेडियो के जोर जोर से सिग्नल बजने लगते हैं और वो सभी लोग जाग जाते हैं। तभी अचानक से सब तरफ से मॉन्स्टर्स और मिलिट्री की आवाजें आने लगती हैं, जिससे कि सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं और फटाफट से उस कैंप को समेट लिया जाता है। वो सभी लोग समांथा और एंड्रयू को चुपचाप रहने के लिए कहते हैं और वो जंगल में छुप जाते हैं। पर तभी अचानक से अंधेरे में से बड़े बड़े टेंटेकल्स निकल कर आते हैं और वो वहाँ रखी ट्रक को जमीन पर पटक कर पूरी तरह से खराब कर देते हैं। एंड्रयू और समांथा जंगल में ही छुपे रहते हैं, जबकि बाकी के लोग अपने गन से उन मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड्रयू और समांथा छुपकर उन बड़े बड़े मॉन्स्टर के टेंटाकल्स को देख रहे होते हैं, जिन्हें देखकर उनको बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही होती है। सुबह होने पर एंड्रयू ये देखने जाता है कि आखिर कौन कौन बचा है, और वो बहुत देर तक अपने ग्रुप के बाकी लोगों को भी आवाज देता है, पर उसकी आवाज को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, जिसका मतलब था कि अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है। अब समांथा भी अपनी छुपी हुई लोकेशन से बाहर आती है और वो एंड्रयू के पीछे पीछे चलती है, जहाँ वो देखते हैं कि सभी तरफ भयानक खून और डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। तभी अचानक एंड्रयू को एक जगह पर अपना कैमरा दिखाई देता है और वो उसे लेने के लिए जाता है, पर तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक छोटी बच्ची मरी हुई पड़ी हुई है। ये देखकर वो उसे अपनी जैकेट से कवर करता है और उसकी बॉडी पर एक फूल रख देता है। अब वो लोग अपना रास्ता अकेले ही शुरू करते हैं और वो उस तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पर उस ग्रुप ने उन्हें बताया था कि आगे उन्हें जाना है। चलते चलते वो लोग सारा रास्ता पैदल ही पार करते हुए जा रहे थे, पर कुछ देर बाद समांथा थक जाती है और वो लोग एक पुराने बड़े महल की तरफ बढ़ते हैं।
जब वो लोग महल के टॉप पर पहुंचते हैं तो उन्हें वो वॉल्स दिखाई देती हैं जो कि अमेरिका और मेक्सिको को सेपरेट करती थी, और वो लोग ये जानकर खुश होते हैं कि कल वो लोग अमेरिका पहुंच जाएंगे, जिससे कि उन्हें उन सभी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा जो कि उन्होंने यहाँ पर सही थी। ये सब सोचकर वो दोनों काफी खुश थे, और तभी समांथा अपनी एक बचपन की याद को शेयर करती है और वो दोनों बहुत हंसते हैं, जिससे कि वो दोनों का सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है जो उन्हें दिन भर में था। इसके बाद वो रात को वहीं ठहरने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि रात को ट्रैवल करना पहले ही काफी खतरनाक साबित हो चुका था। अगली सुबह वो लोग अपने रास्ते पर निकल जाते हैं, और जब वो लोग चेक पॉइंट पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई है ही नहीं, जबकि वो बॉर्डर था, तो वहाँ पर तो लोग होने ही चाहिए थे, पर वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था। वो लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक घर के ऊपर एक बहुत बड़ा सा क्रिएचर मरा हुआ पड़ा हुआ है। तभी उन्हें एक बूढ़ी लेडी दिखाई पड़ती है, जिससे वो बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो बूढ़ी लेडी समांथा की बात को बार बार रिपीट करती है और फिर चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है, जिसका मतलब था कि वो मेंटली डिस्टर्ब थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक गैस स्टेशन दिखाई पड़ता है, जहाँ पर कुछ लाइट्स थी, जिन्हें देखकर वो थोड़ा खुश होते हैं कि एटलीस्ट कोई तो जिंदा है। अब वो लोग वहाँ से मिलिट्री को कॉल करते हैं ताकि वो लोग उन्हें एस्कॉर्ट करके मेन लाइन तक पहुँचा दें। तो मिलिट्री उन्हें वहाँ पर रुकने के लिए बोलती है ताकि वो वहाँ पर आकर उन्हें ले जा सके। इसके बाद वो लोग एक पास की दुकान पर रुकने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पर वो लोग गेम्स को देखकर अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। इसके बाद एंड्रयू अपने बेटे को कॉल करता है और वो उससे कहता है कि वो जल्द ही उससे मिलेगा। वहीं समांथा भी अपने डैड को कॉल करके बताती है कि वो सेफ है और बहुत ही जल्द घर आ जाएगी। समांथा जमीन पर बैठी होती है, तभी वो नोटिस करती है कि दीवार पर कुछ क्रिएचर्स के टेंटाकल्स हैं और वो उस टीवी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसका मतलब था कि वो टीवी उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। ये सब देखकर वो लोग तुरंत टीवी ऑफ कर देते हैं, जिससे कि वो क्रिएचर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो लोग शॉप के बाहर देखते हैं कि दो बहुत बड़े बड़े क्रिएचर्स जो कि शाइन कर रहे थे वो उसके बाहर होते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे और एक दूसरे से मेट कर रहे थे, जो देखकर एंड्रयू और समांथा उन्हें देखते ही रह जाते हैं। इसके बाद जब वो क्रिएचर्स एक दूसरे से अलग होकर अपने अपने रास्ते पर जाते हैं, तब एंड्रयू और समांथा को भी ये रियलाइज होता है कि शायद वो लोग भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, इसीलिए वो लोग एक किस शेयर करते हैं। और तभी वहाँ पर मिलिट्री आ जाती है, जो कि उन्हें वहाँ से लेने आई थी। जब वो लोग मिलिट्री के साथ वापस जा रहे होते हैं, तभी अचानक से उन पर एक हमला होता है और हेलीकॉप्टर से मिलिट्री वाले उन क्रिएटर्स को मार रहे होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।